कुछ ट्रिक्स तो हम लोग जानते हैं। जैसे सबसे पहले हमें एक बात पता चल चुकी है कि हमें किस तरीके का कंटेंट लिखना पड़ेगा। हाई क्वालिटी मतलब चोरी का नहीं है, यूनिक है, ऐसी बातें। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हमने पढ़ा नहीं है, हो सका तो आज पढ़ लेंगे। टाइटल टैग, अच्छा टाइटल टैग रखना है जो डिस्क्रिप्टिव हो, एक्यूरेट मीनिंग बिलोंग करता हो कंटेंट का। और आप जो भी टाइटल टैग चुनते हैं उसमें 50 से कितने कैरेक्टर होने चाहिए, 60। मतलब फालतू ज़्यादा बड़ा आपका टाइटल टैग ना हो। तो इन टॉप 10 ट्रिक्स में से एक ये ट्रिक, दूसरी ये ट्रिक, दो हमने पढ़ी इसमें। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन, उम्मीद करता हूँ याद है आपको मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है जी। मेटा डिस्क्रिप्शन 150 से 60 कैरेक्टर का होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, आपके पूरे आर्टिकल के बारे में बता रहा होना चाहिए। योस्ट के अंदर हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, दिखाया भी आपको कि मेटा डिस्क्रिप्शन दिखता वगैरह कैसा है, सारी चीज़। क्लीन यूआरएल, ये हमने अभी नहीं पढ़ा कि क्लीन यूआरएल कैसे बनता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लीन यूआरएल कैसे बनता है। हेडर टैग, हेडर टैग को लेकर तो एक रूल रट लो कि अगर आप वेबसाइट में आर्टिकल लिख रहे हैं तो H1 टैग केवल एक बार यूज़ होता है। अब कुछ बच्चे H1 को नीचे भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, गूगल के एल्गोरिदम को बिल्कुल नहीं पसंद ये रूल। H1 सिर्फ एक बार यूज़ हो, और जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स मीनिंग ये, अब ये जो ये आपको ये पहला दिख रहा है ना, व्हाट इज PHP प्रोग्रामिंग, यही H1 है बस ओनली। और नीचे अगर हम आ जाएं, नीचे अगर हम आ जाएं, इसको हमने हटाए फालतू की दो एक चीज़ें। ये तो हमारा टाइटल है और ये टाइटल लिखा हुआ है H1 टैग में, ये जो ऊपर टाइटल है H1 में। नीचे आओ, अब यहाँ जो ये वाला आपका हेडिंग डला हुआ है, ये कौन सी हेडिंग में है, H2, ये H1 नहीं है। नीचे अब सब या तो H1 H2 चल रहे होंगे। H2 वगैरह में भी देखो आपके टाइटल के सब नाम रिपीट होने सब जरूरी होते हैं, ये भी सब आपका H2 है। छोटे छोटे हेडिंग आपके कौन है, H3। तो पॉइंट टू पॉइंट वाइज H2 H3 के अंदर आपको बातें बतानी होती हैं, सब उसमें बताया जा रहा है। अब और अगर देखें तो हेडिंग का इस्तेमाल करें, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, आपको पता चल चुका है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज का जो फाइल का नेम है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए टाइटल के नेम के जैसे। और इमेज में हमें क्या भी ऐड करने पड़ रहे हैं, ऑल्ट एट्रीब्यूट, ऑल टैग्स। इंटरनल लिंकिंग मैं जस्ट अभी पढ़ा दे रहा हूँ क्या होती है। मोबाइल ऑप्टिमाइज क्या होते हैं, तो मोबाइल ऑप्टिमाइज तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वर्डप्रेस की साइट ऑलरेडी होती क्योंकि आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। पेज स्पीड भी अभी हमने नहीं पढ़ा है, जिस पे अभी हम आज बात कर लेंगे, इंटरनल लिंकिंग पे और पेज स्पीड पे। रहा तो कीवर्ड पे बात, वो भी कर ही डालेंगे आज ही। तो इंटरनल लिंकिंग क्या है उसको समझें, सुने, थोड़ा फास्ट ट्रैक पर रहने वाला है। यहाँ हमारे योस्ट के पास आए तो योस्ट हमें कुछ एरर देता है, आउटबाउंड लिंक और कौन से लिंक, इंटरनल लिंक। समझाते हैं क्या होते हैं। अब जैसे हमने कुछ विकीपीडिया पे सर्च करा, विकीपीडिया इंटरनेट का किंग है, तो मैं विकीपीडिया पर आता हूँ। विकीपीडिया पर आप देखें इन्फॉर्मेशन को लेकर कितने सारे लिंक्स दे रखे हैं। इन्फॉर्मेशन को लेकर क्या दे रखे हैं, कई सारे लिंक्स। इन लिंक्स का मतलब ये है कि अगर किसी को इन भाई साहब के बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ते वक्त कोई टॉपिक या किसी वर्ड में दिक्कत आ जाए तो उस वर्ड पे क्लिक कर उस आर्टिकल के बारे में पढ़ सकता है। जैसे कोई इंसान इनके बारे में पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते उनको एक शब्द दिखा फिल्म फेयर अवार्ड। अब सपोज है फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में नहीं पता, तो वो आगे गूगल पे जाके सर्च नहीं करेगा, यहीं फिल्म फेयर अवार्ड पे क्लिक करके पढ़ लेगा। तो इस तरीके से इन्होंने लिंकिंग दे रखी है। इससे क्या होता है, थोड़ा रीडेबिलिटी का तरीका अच्छा हो जाता है, यूज़र को सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाती है, तो यूज़र वही सारी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। कह रहा आपने तो अपनी वेबसाइट में कहीं कोई लिंक दिया ही नहीं एक भी, तो वो अब हम दे देते हैं। जैसे कि कह रहा है एक होता है आउटबाउंड लिंक, आउटबाउंड लिंक होने तो बाहरी लिंक। तो आउटबाउंड लिंक कैसे देते हैं देखें। अब जैसे मैंने यहाँ बाहरी किसी वेबसाइट का लिंक दे दिया PHP करके, और ये जो PHP का लिंक है इसको यहाँ से आकर हमने PHP कोई वर्ड सेलेक्ट करा और यहाँ एक लिंक दे दी। अब जैसे ही मैं यहाँ लिंक पेस्ट करूँगा ना, ये आउटबाउंड लिंक का एरर जाएगा। ये किसी बाहरी वेबसाइट का लिंक है, किसी बाहरी वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट का लिंक है, बाहरी वेबसाइट का लिंक है। क्लिक कर दो, थोड़ा लोड लेने का मौका दे के छोड़ दिया इसको। आप देख सकते हो एरर जा चुका। किस नाम से था वो, आउटबाउंड लिंक।
कह रहा आपका आर्टिकल क्या इतना अच्छा लिखा हुआ है क्या कि अगर किसी को कोई पढ़ने में कोई चीज़ की दिक्कत आ गई तो आपने एक लिंक तक नहीं दे रखा कि वहाँ से जानकारी प्राप्त कर लो। तो लिंक देने वाले जो भी ये सब आर्टिकल्स में होते हैं, गूगल उनको अच्छा मानता है अपनी नज़र में। गूगल को लगता है कि उन्होंने बड़ा जेन्युइन कंटेंट लिखा हुआ है, और अगर किसी भी वर्ड में कोई दिक्कत आ रही है तो बाकायदा वो लोग उसका मीनिंग समझा रहे हैं एक लिंक के माध्यम से। ठीक है, फाइन बात है। एक लिंक यहाँ पर हम लोगों ने ऐड करा। अब आते हैं इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक वो लिंक होते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का ही लिंक दे दें। चलें सपोज करें, थोड़ा टिपिकल लग सकता है। ये मैंने लाइन पढ़ी, ठीक है, पढ़ते गए, यहाँ पर हमने बहुत सारी जानकारी मिली। हमने और लाइन पढ़ी। अब यहाँ एक शब्द मिला मुझे, PHP कैन ऑल्सो जनरेट डायनेमिक कंटेंट। अब हो सकता है हमारा यूज़र डायनेमिक कंटेंट के बारे में ना जानता हो, तो आप कहीं से डायनेमिक कंटेंट के बारे का आर्टिकल उठाएं और उस आर्टिकल का इसको यहाँ क्या दिलवा दें, लिंक। ऐसे बाहरी वेबसाइट का अगर होगा, कहाँ का होगा, बाहरी वेबसाइट का, तो उसे क्या बोलेंगे, कौन सा लिंक। लेकिन अगर वो मैंने ही कहीं कभी पीछे के दिनों में अपनी वेबसाइट में डायनेमिक कंटेंट के बारे में आर्टिकल लिखा होगा, तो अगर मैं अपनी वेबसाइट का ही लिंक दूंगा तो उसको कौन सा लिंक बोलेंगे, इंटरनल। अब मैंने तो भाई कभी लिखा ही नहीं है डायनेमिक कंटेंट के ऊपर आर्टिकल, तो मैं क्या बता दूं उसको। तो मैं तो कोई ऐसा गलत ही उसको URL दे दूंगा और वो उसको लगेगा कि वो गलत ही देते हैं। तो मैंने क्या करा, कह रहा आपने कभी डायनेमिक कंटेंट के ऊपर आर्टिकल, अरे मैंने डायनेमिक कंटेंट को टारगेट करा है, आप जिसको मन चाहे उसको टारगेट करो। मैंने आप PHP वर्ड को टारगेट करा और उसको बाहर के किसी पेज का लिंक दिया, अपने आप आउटबाउंड चला गया। अब ये कह रहा है कि तुम अपनी वेबसाइट में कोई ऐसी जानकारी भरी बातें नहीं बोलते, तो बताते हैं। तो मैंने इसको एज अ रैंडम ना, ये हाउ टू इम्प्रूव वाला जो है इसका URL, जो लिंक है, इसको कॉपी करा, हमारी वेबसाइट का इसको कॉपी करा और यहाँ पर आकर डायनेमिक कंटेंट में ये लिंक पर आए और ये लिंक पेस्ट करा। नज़र रखें इंटरनल लिंक, मैं जैसे ही नीचे इस पर क्लिक कर दूंगा इंटरनल लिंक आज़ाद हो जाएगा। और उससे पहले मुझे बात सुननी है, ये लिंक मेरी वेबसाइट का है किसी दूसरे की वेबसाइट का है, आपकी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट का ही है, और ऐसे लिंक को क्या कहते हैं, इंटरनल लिंक। क्लिक कर, आज़ादी मिल चुकी है इंटरनल लिंक। बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगा। यही एरर है वो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक। अब पता है 1-2 बच्चे यहाँ ऐसे होंगे जिन्होंने ना ये टॉपिक सुबह के बैच में, कभी वैसे बैच में देखा हुआ है। ये था तो बहुत बड़ा टॉपिक से बहुत डिटेल में समझाते हैं, बट मैंने बहुत शॉर्टकट में समझाया है, ठीक है। तो शॉर्टकट में समझाया, वरना बहुत बड़े एग्जाम्पल मुझे इसके उठाने पड़ते हैं। अब ये पढ़ाना तो आपको लास्ट टाइम था, अब आपको बराबर रखना है मुझे बाकी बैचों से, इसलिए मैंने इसको बहुत तेज़ी में ख़त्म कर दिया। समझ तो आ गया ना आउटबाउंड इंटरनल क्या है? जी सर। इंटरनल क्या है? जो हमारी वेबसाइट के लिंक होते हैं, ब्लॉग्स के, तो हमारी वेबसाइट के लिंक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंटरनल लिंक्स। और जो किसी दूसरे की वेबसाइट के आउटबाउंड लिंक्स। पता ही देने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने तो देखा होगा, ये पीछे तुम्हारी बैच में हो रखा होगा सुबह वाला, तो तुमने देखा होगा कम से कम 40 मिनट लगाए थे हमने इंटरनल लिंक में, और यहाँ हम थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दिए। तो अमिताभ बच्चन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी थी, मतलब बुराई नहीं, मतलब थोड़ा डिटेल में बताया था कि कैसे जाल में फंस जाते हैं लोग विकीपीडिया के। विकीपीडिया इंटरनेट का किंग है, तो किंग ऐसे ही नहीं बना विकीपीडिया। कुछ भी सर्च कर लो गूगल पे, सबसे पहले विकीपीडिया के आर्टिकल आते हैं। वो इसलिए किंग है क्योंकि इसके पास इन्फॉर्मेशन का जाल है, और एक बार इस पर कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ने आ गया तो उसको दूसरी जगह जाने नहीं देता। जिसको लग रहा था ना, कोई भी हमारे भी ऐसा बच्चा होगा, क्या हो जाता होगा लिंक देने से, लगा देंगे 2 मिनट तो चलो लगा के बता ही देते हैं। वैसे तो समझा दिया इंटरनेट एक्सटर्नल क्या होता है, बट थोड़ा सा बता देते हैं। विकीपीडिया ना इंटरनेट का किंग है। मैंने सपोज सर्च करा, अगर मैं शाहरुख खान एज भी लिखूंगा ना, तो शाहरुख खान की एज तक विकीपीडिया बताता है। अब एज लिखी, और एज का जितना भी आंकड़े वगैरह सब कुछ आए, ये जो 60 साल जो एज बताई जा रही है, ये कौन किसकी रिपोर्ट है? विकीपीडिया की। तो विकीपीडिया को आम ना समझे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये लिंक्स का कॉन्सेप्ट का असली चीज़ क्या मतलब ऐसा होता है, लिंक्स क्यों ऐसे इंपॉर्टेंट है। सुने, शाहरुख खान ने कोई बड़ा काम करा, मशहूर हो गए, अब इनको पूरी दुनिया के लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे कि भाई ऐसा क्या कर दिया इन्होंने। तो लोग गूगल पे लिखेंगे शाहरुख खान, और सबसे पहले शाहरुख खान के बारे में आज तक बताएगा, हैं या कौन बताएगा? विकीपीडिया।
कुछ भी कर लें, ये सब ये टॉप पे रहते हैं विकिपीडिया। अब सपोज करो एक यूएस का नागरिक, शाहरुख खान के बारे में पढ़ रहा है, जानकारी पढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते उसको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने जानने को मिली, उनकी कोई मूवियों के नाम जानने को मिले, उनको बहुत तरह तरह के चीज़ें बताई गई उनके बारे में, और बताई भी बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें, सब क्या करते वगैरह, सब बहुत सब चीज़ें, तो उनके बारे में जानकारी पड़ेगा। और ये सब जितनी भी जानकारी हैं उसमें से कोई भी जानकारी अगर उसको समझ में नहीं आ रही ना, फिर से सुनना, कोई भी जानकारी अगर उसको उसके बारे में समझ नहीं आ रही शाहरुख खान के बारे में, तो वो बस उस लिंक पे क्लिक कर वो सारी जानकारी पढ़ सकता है। तो विकिपीडिया ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देता है, इसीलिए वो इतना मशहूर है। ठीक है, अब जैसे कोई अमेरिकी नागरिक है, वो पढ़ेगा, अब उसको एकदम से एक शब्द पता चला कि यहाँ पर रेफर्ड इन द मीडिया एज बादशाह ऑफ बॉलीवुड। अब यहाँ पर इनको बादशाह बोला जा रहा है, अगर वो बादशाह का मतलब जानना चाहता है तो क्लिक करेगा और इसके बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ लेगा कि भाई कैसा शब्द है, क्या किसको बादशाह बोलते हैं, तो वहाँ जानकारी मिल जाएगी। तो बस ये बेनिफिट देता है विकिपीडिया। ठीक है, तो जो मैं भी आपको ये मार्क करके टिक बता रहा था, इसमें से अभी हमने एक पे क्रॉस लगाया था और अब वो टिक हो गया। कौन है वो? इंटरनल लिंकिंग। एक ये पढ़ाना है, क्या नाम है इसका? पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अगर वेबसाइट की पेज स्पीड अच्छी नहीं होगी, क्या अच्छी नहीं होगी? पेज स्पीड। तो गूगल आपकी वेबसाइट को बैकलिस्ट फेंक देता है। पता, गूगल पे एक बाउंस रेट सिस्टम चलता है। बाउंस रेट सिस्टम, बाउंस रेट का मतलब ये होता है, सपोज आपने एक आर्टिकल लिखा, लोगों ने वो आर्टिकल सर्च करा, लोग उस आर्टिकल पे गए और 6 सेकंड तक लोडिंग ही चल रही है, बैक करके अगले पे चले जाते हैं लोग क्या आप खुद चले जाते हो? आप सर्च करके देखो कि इस टॉपिक का ये एरर आ रहा है, पहले लिंक पे क्लिक करा, 7 सेकंड तक लोड ही ले रहा है, गुस्से में आगे बैक करा, वो अगले लिंक पे नीचे क्लिक कर देगा। तो ऐसे में गूगल पता है क्या करता है, उन लोगों की वेबसाइट का बाउंस रेट काउंट कर लेता है, कहता है जरूर ये कोई घटिया वेबसाइट है, मतलब इसमें यूज़र आता है और मात्र 4-5 सेकंड बस रुकता है, चाहे 4-5 सेकंड रुकेगा और बैक करके भाग जाता है। तो गूगल को फील हो जाएगा कि जरूर इस वेबसाइट में तो घटिया कंटेंट है या इसकी पेज स्पीड डाउन है, इसी वजह से यूज़र बाहर पीछे अगले आर्टिकल पे आता है। तो गूगल की एल्गोरिथम क्या करेंगे, फिर ऐसे स्लो आर्टिकल को उठा के फेंक देती हैं 10/12वें पेज पे। तो इसीलिए बोला जा रहा है एसईओ के रूल में कि आपकी वेबसाइट की किस चीज़ की स्पीड ऑप्टिमाइज होनी चाहिए? पेज स्पीड। मतलब जो आर्टिकल खुल के आ रहा है वो बहुत फ्रीक्वेंट खुल के आए। पेज स्पीड बढ़ती कैसे होगी? एक तो बेहतरीन सर्वर से। बेहतरीन क्या होना चाहिए? सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा हो। अब होस्टिंगर जैसी कंपनी के जो सर्वर आते हैं वो बड़े डाउन से सर्वर होते हैं, तो ऐसे सर्वर्स में बड़ी दिक्कत आती है वेबसाइट को स्पीड परफॉर्मिंग देने में। और कैशिंग स्टोर करनी होनी चाहिए वेबसाइट। कैशिंग का मतलब है कि एक बार किसी ब्राउज़र में वेबसाइट खुल गई तो वहाँ पे कैश स्टोर कर लेती है, ताकि दोबारा कभी ओपन हो तो फास्ट ओपन हो जाए। जितनी भी फालतू फाइल है कंप्रेस हो और इमेज सारी की सारी क्या हो, ऑप्टिमाइज। तब जाकर आपकी वेबसाइट की पेज की स्पीड क्या होगी, ऑप्टिमाइज, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी वेबसाइट में पेज की स्पीड बता रहे हैं, फटाफट अंडरस्टैंड करेंगे। एसईओ का रूल है पेज की स्पीड, इंटरनल लिंकिंग बता दी सब। ये एक पेज बना रहे हैं, पेज ऐड पेज का नाम रहेगा रैंडम, कुछ भी रख देंगे, शिप नाम रख दिया, प्लस पे क्लिक करा, इमेजेस पर आए, अपलोड पे गए, एक इमेज अपलोड कर दी, एक ये इमेज कर दी, इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा 2 MB है, कुछ 285 KB है, और 1-2 और इमेज देखें यहाँ पर, ये भी अच्छे खासे साइज़ की, इसको देख लें, 2 MB। 2 इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 इमेज, पहले ये हैवी वाली कर लेते हैं और ये स्लो वाली कर ली पहले, फिर प्लस पे क्लिक करा, अब एक हैवी वाली इमेज अपलोड कर दी। जानबूझ के कर रहे हैं इमेज अपलोड, कुछ कारण है इनको अपलोड करने के, ये थोड़ी हैवी है, टाइम लेगी।
थोड़ा सा इस वेबसाइट को देखा, एक वो मेन्यू मंगा देता हूँ यहाँ पे शिप नाम से। शिप नाम का मेन्यू ये रहा। कुछ बातें आपको दिखाएंगे, सुनना ध्यान से। ये इमेज आपके सामने अपलोड करी है मैंने, ध्यान से देखना। जो बच्चे कॉपी में लिख सकें लिख भी लेना, एक नंबर लिखवाएंगे। ये बड़ी वाली इमेज है। मैंने इस पर राइट क्लिक करा और इंस्पेक्ट पे गए और यहाँ एरो पॉइंटर से इमेज पे क्लिक दबाया, ये इमेज का कोड खुल गया। अब मैं कर्सर ला रहा हूँ, इस इमेज का साइज दिख रहा है आपको कहीं नीचे? फाइल साइज कितना? 124 KB। कितना? 124 KB। 124। नंबर याद रख लेना है, रट लेना, थोड़ी देर तक पूछूंगा क्योंकि अभी। पहली इमेज का साइज कितना है? 124 KB। एरो पर आए, नीचे क्लिक करा और यहाँ कर्सर लाए। दूसरी इमेज का साइज कितना है? 56 KB। कितना है? 56। दोनों नंबर याद रखना ध्यान से। मैं अब अपने इस प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है स्पीड, इसकी थोड़ी स्पीड भी चेक कर लें एक बार। तो स्पीड चेक करने के लिए आप सिर्फ गूगल पे लिखते हैं वेबसाइट स्पीड चेकर करके। ये टूल आते हैं, पेज स्पीड, पिंगडॉम अच्छा है, जीटी मैट्रिक्स थोड़ा पेड रहता है। ये टूल ऐसे हैं जो आपकी वेबसाइट में थोड़ी बहुत अगर कोई कमियां होती हैं तो उनको बताते हैं। तो देखते हैं, इन पे मैंने अपनी वेबसाइट के नाम पेस्ट करा, ये एनालिसिस करने के लिए बोल दिया। ये बहुत अच्छा, मेरा काफ़ी फेवरेट है ये। मैंने इस पर URL पेस्ट करा। कह रहा है किस कंट्री के सर्वर से टेस्ट करना चाहते हो? मैं एशिया के सर्वर से मेरी वेबसाइट में रिक्वेस्ट भेज के टेस्ट करो। जीटी मैट्रिक्स को भी मैंने URL बताया कि मेरी वेबसाइट की स्पीड को चेक करो। अब ये रिपोर्ट ला रहा है, ये पिंगडॉम भी बनाएगा, जीटी मैट्रिक्स भी बनाएगा। अब देखो पिंगडॉम ने पता है क्या रिपोर्ट बनाई? कह रहा आपकी वेबसाइट को एक ग्रेड मिला है क्या? 77। कह रहा आपकी वेबसाइट का लोड टाइम है 2.81 सेकेंड। हमने एशिया के सर्वर से आपकी वेबसाइट पर रिक्वेस्ट करी कितनी बार? 66। औसतन टाइम आपकी वेबसाइट कितने टाइम में ओपन हो गई? 2.81। और आपकी वेबसाइट का पेज साइज कितना है? 1.1 MB। इसने रिपोर्ट दी है। ये कुछ कमियां खामियां बताता है, परफॉर्मेंस बता रहा है, एक्सेसिबिलिटी बता रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस आपकी बढ़िया एकदम, उसमें SEO वगैरह बता रहा है, परफॉर्मेंस बता रहा है मोबाइल के मुताबिक, डेस्कटॉप के मुताबिक बहुत अच्छी। अब इसमें नीचे कुछ कमियां होती हैं जिनको वो बता रहा है कि आपने कैश वगैरह नहीं स्टोर कर रखा, फ़ॉन्ट वगैरह जो हैं वो समय ले रहे हैं ओपन होने में, आपने बहुत फैंसी फ़ॉन्ट यूज़ करे हैं। वैसे बहुत सारे एरर दे रहा होता है जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, कहाँ पर किस तरीके का वो एरर आ रहा है, इसकी वजह से स्लो हो रही है, ये सब बताता है वो आपको चीज़। लेकिन ये डेवलपमेंट जो लोग करते हैं ना, कोडिंग वगैरह, उनके लिए बहुत डिटेल में चीज़ें होती हैं क्योंकि उन्होंने खुद कोड लिखा हुआ होता है। इसने बताई, जीटी मैट्रिक्स ने भी ग्रेड दिया है, बी ग्रेड है, 87, परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर वगैरह सब बढ़िया है। और ये TBT वगैरह सब इनके रूल्स होते होंगे, बता रहा है कि कोई स्क्रिप्ट वगैरह जितनी भी फालतू हैं वो कोई टाइम कितना ले रही हैं उनके बारे में बता देगा। लॉगिन कर दोगे तो अच्छी खासी रिपोर्ट दे देगा, पर पेड है तो बहुत ज़्यादा। और लुक लाइक यू आर रनिंग वर्डप्रेस, इसको पता चल गया कि हम लोग जो हैं वो वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं और उसने बता दिया कि आप वर्डप्रेस जैसा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं इस वेबसाइट को चलाने के लिए। अब हमें अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ानी है, तो मैं अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़वाने के लिए इसमें एक प्लगइन इंस्टॉल करूँगा। प्लगइन का नाम WP ऑप्टिमाइज प्लगइन है, ये ऑरेंज कलर के आइकन से दिखता है। नाम पेस्ट करा, ये प्लगइन हम इस्तेमाल करेंगे वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए। इंस्टॉल नाउ। एक्टिवेट हो गया इंस्टॉल प्लगइन। ये रहा नीचे बैठा है, ये रहा WP ऑप्टिमाइज। क्लिक करना है इस पर। डेटाबेस,
कह रहा है अगर इस एग्जिट कर देना इसको, डेटाबेस में अगर कोई भी फालतू की आपकी कोई प्रीवियस गलत सलत पोस्ट पड़ी हैं, ड्राफ्ट के अंदर कोई पोस्ट पड़ी हैं डेटाबेस में, उन सबको क्लीन कर देगा अगर आप रन एंड सिलेक्टेड ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक कर दोगे। तो अब जितनी भी फालतू की ट्रैश वगैरह में आपका कोई भी डेटा पड़ा होगा जो काम का नहीं है, उनको डिलीट कर देगा ऑटोमेटिक। कर दिया। अब आया इमेजेस, कह रहा आपकी वेबसाइट में ऑटोमेटिक कंप्रेस करना शुरू कर दें नई इमेज को। हाँ, शुरू कर दो। कह रहा है, मैंने बोला मैक्सिमम कंप्रेशन करो इमेज का। कह रहा कौन सी इमेज कंप्रेस करनी है, सिलेक्ट ऑल, मैं सारी कंप्रेस करो जितनी मेरी वेबसाइट में, ये वो भी हैं जो मैंने अपलोड करनी है। कंप्रेस द, अब हमारी वेबसाइट में जो फालतू की इमेजेस हैं उनके साइज को क्या करा जा रहा है, क्या करा जा रहा है, कंप्रेस। क्यों कंप्रेस क्यों करा जा रहा है, स्पीड बढ़ाने के लिए पेज। वेरी गुड, स्पीड बढ़ाने के लिए पेज। भाई मैं टॉपिक बहुत फास्ट ट्रैक पे करा रहा हूँ बिकॉज मुझे लास्ट के टॉपिक कवर करने हैं सारे, तो मैं ज़्यादा बात बोल नहीं रहा हूँ टॉपिक को लेकर, वरना इन पे बहुत बड़े बड़े डिस्कशंस हैं। तो जिनके दिमाग सुस्त हैं उनके लिए तो कुछ बना ही नहीं हो, तो ऐसा सोच रहे हैं थोड़ी देर तक। तो जो एक्टिवली सुन ले रहे हैं, तो मैं बहुत लिमिटेड और बड़ी मेन बात बोल रहा हूँ सीधा बस। ये हमें लास्ट टाइम पढ़ने थे पर वो रह गए, तो आज थोड़ा फास्ट ट्रैक पे कर रहे हैं उनको। ये देखो बता रहा है, कह रहा है इमेज कंप्लीट हो गई 21, 3 इमेज पेंडिंग है कंप्रेस होने से, वो भी हो जाएंगी। हो गई है क्लोज। कह रहा है वेबसाइट कैश बनानी स्टोर कर दे, कैश जी, ये सब मैंने कंप्रेस कर दी। कैश, कैश में क्या होता है मैं फिर बोल देता हूँ, एक बार सुन लेना। देखो मैंने IICS की वेबसाइट का नाम लिखा, ऊपर नाम लिखा हुआ है, और ये मैं एंटर दबा रहा हूँ, एंटर। इतनी जल्दी कैसे खुल गई, बिकॉज ये कैश स्टोर करती है। क्या करती है, कैश स्टोर। ये पहले भी इस ब्राउजर में खुल चुकी है, दैट्स वाई फास्ट खुल रही है। तो मैं बोल दूंगा आज से मेरी वेबसाइट भी यही करेगी, कैश इनेबल। कह रहा ब्राउजर पर ये कैश 24 घंटे के लिए रहे क्या, मैं नहीं, वो तय कर लो 24 दिन के लिए रहे या 24 महीने के लिए रहे। मैं जी 24 दिनों के लिए रहे सेव, वो तय कर लेना यूजर के ब्राउजर, वरना वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी उसके ब्राउजर से उसकी कैश। रेडी है, एक बार टेस्ट करते हैं अब आपके लिए। कॉपी करा और ये टूल पर आए, पिंगडॉम टूल पे। कभी कभार थोड़ा टेस्ट वगैरह ऊपर नीचे खैर इनका हो जाता है, और फिर भी चलें देखेंगे एक बार चेक करके। यहाँ पेस्ट कर दिया, एशिया के सर्वर से रिक्वेस्ट डालने को बोली, स्टार्ट करें। अब ये फिर दोबारा से मेरी वेबसाइट के हाल चेक कर रहा है। लोड टाइम 66 में 2.92 है, पहले था 2.81। ये घटता बढ़ता रहता है, लेकिन पेज साइज में आपको साफ इम्पैक्ट दिख चुका है। अब लोड टाइम सर ऐसा कम ज़्यादा क्यों हुआ सर, ऐसा क्या दिक्कत आ गई? तो भाई ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये इंटरनेट से जाती है, वो एक स्पीड पे नहीं हो सकता। 66 बार रिक्वेस्ट जाने पे औसतन ये एवरेज निकला है। तो ये कभी घटता भी है, कभी बढ़ता भी है। कभी कोई इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है तो कभी थोड़ी स्पीड क्या हो जा रही है, कम घट जा रही है। तो ये लोड टाइम उस पर डिपेंड करता है। तो एवरेज टाइम 2 सेकंड ही है। अगर मैं, क्योंकि इनके भी इनकी वेबसाइट को लोग यूज़ कर रहे होंगे पिंगडॉम की, बट मेजर जो हमारी वेबसाइट का क्या था बेसिकली, वो हमने बहुत घटा लिया। 1200 जाकर MB पहुँचता है, अब वो आपका 1200 KB में पहुँचता 1 MB, लेकिन फिर भी हमने बहुत घटा लिया, 864 तक KB पेज साइज कर दिया। रियल टाइम हमने इस प्लगइन से साइज घटा लिया पेज का। ठीक है, खुश हैं सर? घटा भी या नहीं घटा सर उसका साइज, तो वो चेक और करा देते। चलो लाइव देखो। एक नंबर लिखवाने के लिए बोला था कॉपी में कि लिख लेना, फिर उनके साइज याद रखना। तो वो मैं साइज चेक करने आऊँ तो नंबर मुझे बता। इसको 2-3 बार हार्ड रिफ्रेश कर लेंगे। अब आए
इमेज पे राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट पे गए, इमेज को हाईलाइट पॉइंटर से क्लिक करा और अब इमेज का साइज देख रहे हैं। इसका साइज पहले कितना था? 124 KB, अब कितना है? 24। काम तो जी वो करता है बैकग्राउंड में। एक प्यारी लाइन बोलनी पड़ेगी मुझे हमारे क्रिएटिव बच्चों के लिए, अगर किसी इमेज का साइज पहले से कंप्रेस होगा ना तो ये उसे और नहीं करता। क्वालिटी नीचे वाले का कितना था? 54, कितना हो गया? 36। ये सारी मेहनत किस लिए चल रही थी? पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। और अगर बात समझ में आ रही है तो ये एसईओ का रूल और ट्रिक है। गूगल को वो वेबसाइट पसंद है जिनकी वेबसाइट का पेज लोड कम है और उनकी स्पीड भी अच्छी है। और स्पीड बहुत हद तक मैटर सर्वर के ऊपर भी करती है। आज हमने क्या नोट करा? व्हाट इज कीवर्ड। ये है था हमारा आज के दिन के मुताबिक आज का रियल टॉपिक। कर रहे हैं, बात शुरू कर रहे हैं इस पे। करेंगे, फोकस करें, बोल रहा हूँ।